क्लासेस बाय टिंसी में आपका स्वागत है। आप सब आज हम पढ़ लेंगे थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो का मीनिंग होता है हीट और डायनेमिक्स का मीनिंग होता है मोशन। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ोगे कि हीट और वर्क क्या है, इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दोनों ही एनर्जी को ट्रांसफर करने के तरीके हैं कि एनर्जी को आप हीट भी एक एनर्जी ट्रांसफर करने का वे है और वर्क भी एक एनर्जी को ट्रांसफर करने का वे है। तो ये हमने पढ़ना है। हमारा जो टॉपिक एक तो मेन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन उससे पहले हमने थोड़ी सी डेफिनेशन देखी थी थर्मल इक्विलिब्रियम की, ऊष्मीय साम्यावस्था। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि ऊष्मीय साम्यावस्था। अब ऊष्मीय साम्यावस्था क्या होता है? अगर किसी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है मैक्रोस्कोपिक और दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक। इसकी ज्यादा डिटेल हम स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ेंगे। थर्मो के पेपर के साथ आपकी स्टैट भी है। मैंने आपको बताया था कि 3 यूनिट्स थर्मो की है और 2 यूनिट स्टैट की है। तो फर्स्ट और जो सेकंड यूनिट है आपकी वो स्टैट की है और थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपकी थर्मो की है। ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर मैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की बात करूं या माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक होता है स्थूल और माइक्रोस्कोपिक होती है सूक्ष्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि क्लासरूम है, क्लासरूम में टेबल्स पड़े हैं, मैं सिर्फ इतना डिस्कस करूं कि कौन सी रो में कौन सा स्टूडेंट्स बैठा है और मैं ओवरऑल ये देखूं कि स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो तो मैक्रो हो गया कि आपने ऊपर से देख लिया। लेकिन आगे उसका प्रॉपर अरेंजमेंट भी देखोगे कि वो किस तरीके से बैठे हैं, कौन सा बच्चा कहाँ पर बैठा है, तो वो होती है माइक्रोस्कोपिक। अगर हम बात करें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये सारी क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिस साम्यावस्था में सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अनंत काल तक कांस्टेंट बनी रहती हैं, तो वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ऊष्मीय साम्यावस्था में होगा कि अनंत समय तक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी क्या बने रहे? कांस्टेंट बने रहे। तो उसे हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में आपको ये नहीं ध्यान रखना कि सिर्फ टेम्परेचर ही कांस्टेंट होगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, ऐसा नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जितनी भी होंगी वो सारी अगर कांस्टेंट रहती हैं तो वो सिस्टम होगा थर्मल इक्विलिब्रियम में। फॉर एग्जांपल दो सिस्टम ले लिए हमने ए बी और इनको एडियाबैटिक यानी कि इंसुलेटेड कर दिया और एडियाबैटिक वॉल्स है इसके सराउंडिंग भी और इनके बीच में भी एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक कौन सी होगी? जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता। तो अगर ये एडियाबैटिक है तो ए का सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एज इट इज बना रहेगा। बी का भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एज इट इज बना देगा। इसको P1 V1 T1 मान लेते हैं, इसको P2 V2 और T2 मान लेते हैं। अब यहाँ T1 और T2 दोनों टेम्परेचर अलग अलग हैं, लेकिन क्या ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम यानी ऊष्मीय साम्यावस्था में है? ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा कि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। अब यहाँ T1 और T2 दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये ऊष्मीय साम्यावस्था में है। तो ये मत माइंड में रखो कि टेम्परेचर सेम होगा तभी वो ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ टेम्परेचर अलग अलग है फिर भी ये ऊष्मीय साम्यावस्था में है। क्यों? क्योंकि ए का भी सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, ना ही बी का सराउंडिंग से कोई लेना देना है, यहाँ भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ए और बी अलग अलग भी ऊष्मीय साम्यावस्था में है। ए का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अनंत काल तक यानी अनंत समय तक यही बना रहेगा और बी का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर भी अनंत समय तक यही बना रहेगा। और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है
कि अगर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में अनंत काल तक कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो टेम्परेचर इक्वल नहीं है तो भी ए और बी यहाँ पे क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम यानी ऊष्मीय साम्यावस्था में है। ठीक है, अब यहाँ ऊष्मीय साम्यावस्था की डेफिनेशन देखिए हमने। ऊष्मागतिकीय निकाय यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 टाइप से होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम तो कौन सा होगा, आइसोलेटेड यानी कि सेपरेटेड हो गया। ठीक है, विलगित निकाय भी बोला जाता है कि जिसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, नो हीट ट्रांसफर, तो वो होगा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या होगा, जिसमें हीट ट्रांसफर होगा। अगर हीट ट्रांसफर होगी तो वो हो जाएगा ओपन सिस्टम। लेकिन हीट ट्रांसफर के साथ ओपन सिस्टम में मैटर यानी कि मास भी एक्सचेंज होता है। सिस्टम में हीट ट्रांसफर के साथ साथ मास कह लो या मैटर कह लो, मैटर भी एक्सचेंज होगा और एनर्जी तो एक्सचेंज हो ही रही है। तो ओपन सिस्टम हम उसे कहेंगे जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता हो। क्लोज सिस्टम कौन सा होगा, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर तो होगा लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। और एडियाबैटिक या आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहेंगे, ना ही हीट का ट्रांसफर है और ना ही मैटर है, तो एनर्जी और मैटर दोनों का ही ट्रांसफर अगर नहीं होता तो वो क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम 3 वे से यूज करते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। ओपन यानी कि खुला निकाय, क्लोज बंद निकाय, आइसोलेटेड यानी कि विलगित निकाय। ओपन होगा जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर हो, क्लोज सिस्टम जिसमें ओनली एनर्जी का ट्रांसफर हो, मैटर का ट्रांसफर नहीं हो, और आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होगा, जिसमें ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा और ना ही मैटर का ट्रांसफर हो रहा, तो वो कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, हम यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में इसलिए पढ़ रहे हैं अलग से। हम देखते हैं इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, देखो टोटल एनर्जी जो हम लेते हैं वो होती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और थर्ड जो सबसे बड़ी आती है एनर्जी वो होती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, वैसे तो जो टोटल जो एनर्जी आती है उसमें साउंड एनर्जी और फर्दर हीट एनर्जी वो भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली जो ये बड़ी एनर्जीज होती हैं वो ये 3 होती हैं। आपको पता है काइनेटिक होती है ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी किस कारण से होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण हो सकती है, जैसे कि एच हाइट पर अगर कोई भी कंटेनर ले लें एच हाइट पे रखा हुआ है, या सिलेंडर ले लो एच हाइट पे रखा है, तो उस पे उस हाइट के कारण ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होगी, mgh। और यह होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कब होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण जो एनर्जी होगी वो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है कि फर्दर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अप्लाई किया हुआ है। और उसके बाद जो टोटल एनर्जी आती है वो किस कारण से होगी, इंटरनल एनर्जी जो होती है ड्यू टू मोलिकुलर लेवल। ठीक है, तो इन मोलिक्यूल्स के कारण, मान लो ये सिलेंडर है या कोई भी कंटेनर है, तो इसके अंदर जो गैस या जो भी लिक्विड फील्ड होगा तो उसके मोलिक्यूल्स जब मोशन करेंगे या फिर मोलिकुलर लेवल के कारण जो एनर्जी होगी वो होगी उसकी इंटरनल एनर्जी। अब हम जो बात कर रहे हैं, अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं तो हम मानेंगे ऐसी आइडियल गैस जो कि रेस्ट पे है और उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं ले रहे हम। एक तो वो रेस्ट पे है और कोई भी ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, तो वहां टोटल जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल आएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी के इक्वल, यानी आंतरिक ऊर्जा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ हम वही केसेस डिस्कस कर रहे हैं
कि आइडियल गैस के केस में उसकी टोटल एनर्जी है वो उसकी इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है, जब हम क्या मानेंगे, एक तो रेस्ट में है और कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ना ही ग्रेविटेशनल फील्ड है और ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो उसकी टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी के। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी होती है ड्यू टू मोलिकुलर लेवल। अब इन मोलिकुलर लेवल के कारण जो एनर्जी हो सकती है वो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और एक वाइब्रेशनल एनर्जी भी हो सकती है। वाइब्रेशनल एनर्जी वो किस कारण से, काइनेटिक एनर्जी तो होगी अगर मॉलिक्यूल्स मोशन में है तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और वाइब्रेशनल एनर्जी हम तभी काउंट करते हैं जब वो हाई टेम्परेचर पे हो, अदरवाइज हम वाइब्रेशनल एनर्जी काउंट नहीं करते, तो सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही वाइब्रेशनल एनर्जी काउंट की जाती है। ठीक है, और काइनेटिक होगी और पोटेंशियल हो गई। अगर मॉलिक्यूलर लेवल मोशन में है, मॉलिक्यूल्स मोशन में है, तो उसका जो मेन पार्ट होता है वो काइनेटिक एनर्जी के कारण ही होता है, तो टोटल जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल आ जाती है। तो ऐसी आपको लाइन लिखी हुई मिलती है बुक्स में कि किसी भी आइडियल गैस के लिए जो टोटल एनर्जी है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, तो उसका रीजन ये। यहाँ पे लाइन नोट कर लो आप कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी वो सिर्फ इसकी मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा के कारण होती है। ठीक है, अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो उसकी जो एनर्जी होगी इंटरनल एनर्जी वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। वो क्यों, अभी हमने देखा कि 3 टाइप की एनर्जीज होती है मॉलिक्यूलर लेवल के कारण, पोटेंशियल, काइनेटिक और वाइब्रेशनल। जब हमने ये कहा कि मोशन नहीं हो रही तो ये काइनेटिक खत्म है, रेस्ट में मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल मोशन की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर की मोशन की बात नहीं हो रही। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि एक्सटर्नल के कारण होती है, इंटरनल के कारण तो ये इंटरनल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमने कोई भी फील्ड नहीं मान के चल रहे, तो पोटेंशियल भी नहीं है, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, मॉलिक्यूलर लेवल के कारण। मॉलिक्यूलर लेवल के कारण 3 टाइप की एनर्जी होती है, पोटेंशियल, काइनेटिक और वाइब्रेशनल। पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा किस कारण से होगी, काइनेटिक मोशन के कारण होती है। पोटेंशियल होती है कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन के कारण। और अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता। आइडियल गैस एक एग्जम्पशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम मान ही रहे हैं, वास्तव में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आइडियल कह देना इट्स ओनली एजम्पशन। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे यहाँ पे नहीं होगी, आइडियल गैस के केस में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन नहीं होता। और वाइब्रेशनल एनर्जी हाईयर टेम्परेचर पे लेते हैं, वो भी हम नहीं देख रहे, तो टोटल एनर्जी किस कारण से आ जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण। तो इसलिए हमने लिखा इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा के कारण होती है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यानी ऊष्मागतिकी चर। अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी एक्सेट्रा, दीज आर द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ऊष्मागतिकी चर हैं ये। इनको डिफाइन कैसे करेंगे, किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय को परिभाषित करने के लिए जिन चरों की आवश्यकता होती है वो ऊष्मागतिकी चर कहलाते हैं। अगेन सुनो कि किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय, जो भी हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए जिन वेरिएबल्स की नीड होती है हमें, वो क्या कहलाते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यानी ऊष्मागतिकी चर। ठीक है, नेक्स्ट देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट, सबने पढ़ी हुई है स्टेट इक्वेशन। अवस्था समीकरण, अवस्था समीकरण क्या होती है, आइडियल गैस के केस में अवस्था समीकरण हम क्या लेते हैं,
PV इक्वल्स टू nRT। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लें तो एक मोल के लिए क्या आ जाएगी, PV इक्वल्स टू RT। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ मोल्स और R क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट। ये आपने पढ़ी हुई है, सबने केमिस्ट्री में भी पढ़ी हुई है और पहले फिजिक्स में भी पढ़ के आए हो। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट अवस्था समीकरण आइडियल गैस के लिए होती है PV इक्वल्स टू nRT और रियल गैस के लिए वांडर वाली इक्वेशन ली जाती है। तो वांडर वाली इक्वेशन P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू RT। ये रियल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है और ये आइडियल गैस के लिए होती है अवस्था समीकरण, जहाँ पे A और B कांस्टेंट है, R वही गैस कांस्टेंट होगा, प्रेशर P, वॉल्यूम V और T क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो एक हम देखते हैं मैकेनिकल और थर्मल, दोनों को अगर कंपेयर करें तो थर्मल इक्विलिब्रियम में अभी हमने कहा था कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी आदि क्या रहती हैं, कांस्टेंट। ठीक है, यानी इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता तो वो थर्मल होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जिसमें सारे फोर्स बैलेंस रहते हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल टॉर्क, और वो बैलेंस रहेगा तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ कंपैरिजन कर रहे थे कि जिसमें इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है वो होती है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। अब शून्यांक नियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ, शून्याक नियम के अकॉर्डिंग हमने मान लो 3 सिस्टम ले लिए A, B, C। ठीक है, अब A और C के बीच में ये कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल कौन सी होगी, जिसमें ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है। A और B के बीच वाली क्या है, एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक कौन सी होगी, नॉन कंडक्टिंग, जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता, तो वो होगी नॉन कंडक्टिंग यानी कि एडियाबैटिक। अब A और C के बीच की वॉल कंडक्टिंग है, B और C के बीच की वॉल भी कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग होने के कारण इसमें हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझो, मान लो कि कोई रूम है, रूम में हमने बकेट रख दी, हमारा क्लासरूम ही है, तो यहाँ कंटेनर रख दिया, कोई भी बकेट रख दी जिसमें बॉइलिंग वाटर है, तो इस कंटेनर में बॉइलिंग वाटर है। आप क्या देखोगे कि थोड़ी देर बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो इसका ये जो वाटर होगा कंटेनर में, इसका टेम्परेचर वही हो जाएगा जो रूम का टेम्परेचर है। ठीक है, इसका टेम्परेचर ज्यादा था पहले, रूम का टेम्परेचर कम था। मान लो बॉइलिंग वाटर है तो इसका मान लो टेम्परेचर हम 90 ले लेते हैं, रूम का जो टेम्परेचर है हम अप्रोक्स मान लेते हैं 30। तो रूम का टेम्परेचर अगर 30 है, इसका टेम्परेचर 90 है, तो दोनों में हीट का एक्सचेंज होगा। हीट कैसे फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, तो हीट का एक्सचेंज होने के कारण इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, रूम के टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगा। तो हीट का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। जब तक टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो हीट का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। तो हीट क्या है, इट्स अ वे ऑफ ट्रांसफर टू एनर्जी। तो एनर्जी को ट्रांसफर करने का ही तरीका है हीट। तो ए और सी के बीच की वॉल अगर कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग होने का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में हीट का ट्रांसफर हो सकता है। बी और सी के बीच की वॉल भी कंडक्टिंग है तो उनके बीच में भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है। ए और सी की कंडक्टिंग होने के कारण इसका टेम्परेचर मान लो कि प्रेशर था पी ए पहले, वी ए, और टेम्परेचर था टी ए, इसका पी सी, वी सी और टी सी। अब क्या होगा कि जब हीट का ट्रांसफर होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम भी तो चेंज होंगे। मान लो जो नया प्रेशर था वो हो गया पी ए डैश, वी ए डैश। पहले मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ, सेपरेट ए और सी की बात कर रही हूँ अभी, चाहे तो इनको अलग अलग बना लो, ये ए और सी। कुछ टाइम बाद मान लो इसका प्रेशर हो गया पी ए डैश, वॉल्यूम हो गया वी ए डैश, टेम्परेचर हो गया मान लो टी,
और इधर प्रेशर हो गया पीसी डैश, वॉल्यूम हो गया वीसी डैश, टेम्परेचर हो गया टी। अब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया। जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। हीट का ट्रांसफर कब होता है? जब दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो। अब टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ नहीं है। अब क्या होगा कि ए और सी को मैं अलग अलग देखूं। अब ए के प्रेशर और वॉल्यूम में भी तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। अब यहाँ पे खाली टेम्परेचर से मतलब नहीं है हमें, यहाँ इसके प्रेशर और वॉल्यूम में भी परिवर्तन नहीं आ रहा और यहाँ पे भी पीसी और वीसी में चेंज नहीं हो रहा। तो ए भी अनंत काल के लिए इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी अब यही रहेगी, बी सी की भी यही रहेगी। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे, आपस में भी होंगे और अलग अलग भी होंगे। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि ए और सी क्या है? ऊष्मीय साम्यावस्था में है, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब ये किस कारण से आए हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में? वो टेम्परेचर इक्वल होने के कारण आए हैं कि जब टीए और टीसी इक्वल हो गए तब ये क्या हो गए? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो टेम्परेचर के कारण से आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। नहीं, ऊष्मीय साम्यावस्था कौन सी होती है? जब उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी अनंत समय तक नियत बनी रहती है। तो यहाँ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अनंत काल तक नियत रहेगा, ए का भी और सी का भी। ऐसे ही अगर बी और सी की बात करें तो बी और सी के बीच की वॉल कैसी है? कंडक्टिंग है। तो यहाँ पे भी हीट का ट्रांसफर होगा और जब हीट का ट्रांसफर होगा तो मान लो कि बी और सी के बीच का टेम्परेचर क्या हो गया? बी का मान लो हो गया पीबी डैश, बीबी डैश और टी, इसका टेम्परेचर टी डैश मान लेते हैं। और इधर पीसी डैश, वीसी डैश और ये भी क्या हो गया? टी डैश हो गया, डबल डैश मान लो। अब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो बी और सी भी क्या हो जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और इस कारण से क्या होगा? अब आप ये करो, ये भी टेम्परेचर सेम ही आएगा क्योंकि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी आपस में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब आप ए और बी के बीच की एडियाबैटिक वॉल हटा दो, ये हटा के कंडक्टिंग वॉल लगा दो। जब ए और बी के बीच की कंडक्टिंग वॉल लगाई तब हमने क्या देखा कि ए और बी के बीच में भी कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ। किस कारण से नहीं हो गया? क्योंकि ए और बी अब आपस में क्या आ गए? ऊष्मीय साम्यावस्था में आ गए। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट कैसे दी जाती है? स्टेटमेंट हम ऐसे देते हैं, इफ टू सिस्टम आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम देन दीज टू सिस्टम विल बी थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। कि अगर दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में है तो वो दो निकाय आपस में भी ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम है। ठीक है, आ गया समझ में? देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? फर्स्ट लॉ बेसिकली कुछ नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट दें, ठीक है, ये मान लो कोई कंटेनर है, इसमें गैस फिल की हुई है और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करती हूँ सिस्टम को, तो वो हीट टू फॉर्म्स में यूज हो सकती है। या तो वो पूरा का पूरा वर्क डन हो जाए और या फिर इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाए। तो हीट गिवन टू द सिस्टम, क्यू इक्वल्स टू क्या होगा? हीट अगर सिस्टम को देते हो या तो वर्क में और या इंटरनल एनर्जी में, तो क्यू हो गया हीट गिवन टू द सिस्टम, W हो गया वर्क डन बाय सिस्टम और डेल्टा यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, की सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर ले। फॉर एग्जांपल मैंने आपको केक दिया, आप क्या करोगे? या तो उसे पूरा का पूरा खा के और खुद मोटे हो जाओगे तो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई डेल्टा यू, या फिर आप उसको कुछ पोर्शन आपने खा लिया और कुछ किसी को दे दिया तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ा? वर्क, तो वो भी क्या हो गया? टू फॉर्म्स में यूज हुआ। तो जो हीट है वो दो फॉर्म्स में यूज हो सकती है, चाहे तो वर्क डन और या डेल्टा यू में। ठीक है, इसकी अलग अलग कंडीशंस आती हैं कि हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप सिस्टम को हीट दोगे तो अगर ये गैस एक्सपेंड होती है तो ये पिस्टन ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा, यानी मान लो कि यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे सिस्टम ने क्या किया? वर्क किया।
ठीक है। और दूसरा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज कर लेते हैं तो उसमें यूज हो जाएगी। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए क्यू क्या है, हीट। हीट का आप ध्यान रखना सिंबल कि हीट गिवन टू द सिस्टम, साइन कन्वेंशन इसमें आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर आप सिस्टम को हीट देते हैं, अब जब आप सिस्टम को हीट दोगे तो सिस्टम ने हीट गेन की है। जब हम कुछ चीज गेन करते हैं तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो इसलिए हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर हीट सिस्टम को दी गई है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर हीट गिवन बाय द सिस्टम है, हीट गिवन बाय द सिस्टम होगा तो इट मीन्स सिस्टम ने हीट लॉस की है। टू द सिस्टम में हीट गेन की है, हीट अगर लॉस करेगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन आप ध्यान रखना, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव एंड हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव। और हीट का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, Q इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। यहाँ पे n तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, C हो जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। अब Q को भी आप दो फॉर्म्स में यूज करोगे, Q या तो होगा NCV डेल्टा टी और या फिर Q होगा NCP डेल्टा टी, ऐसा भी हो सकता है। और सिंपल इस फॉर्म में भी हो सकता है। NCV डेल्टा टी कब होगा, CV हो जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, की नियत आयतन पर जो उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता होगी वो कहलाएगी CV। और CP क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो Q इक्वल्स टू NCV, CV हो गया एट द कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये होगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो इस Q को इन दो फॉर्म्स में, ये दो फॉर्मूलास आप इनके यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वर्क का फॉर्मूला होता है P इंटू डेल्टा V। P है प्रेशर को, प्रेशर अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तब ये फॉर्मूला यूज करना है। डेल्टा V हो गया चेंज इन वॉल्यूम। और अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर वेरिएबल है, परिवर्तित हो रहा है, तो अपन यूज करेंगे वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV। अब यहाँ आप देखो कि वर्क हमने लिखा P इंटू डेल्टा V और वर्क डन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV। अगर कोई P और V का जो ग्राफ है, इसी को इंडिकेटर डायग्राम भी बोला जाता है। मान लो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है या फिर मान लो इस तरीके से आ रहा है, तो कोई भी जो एरिया होगा अंडर द कर्व वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को। तो वर्क डन आप लिखोगे एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ मान लो ये A से B परिवर्तित हुआ, तो एरिया अंडर द कर्व, तो ABEF फर्दर जो भी होगा ABEF आ जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व वो वर्क डन के इक्वल आ गया, ठीक है। अब मान लो कोई कंटेनर है जिसमें गैस फिल्ड की हुई है और ऊपर कोई पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गैस को हीट देते हैं। ये गैस फिल्ड की हुई है, यहाँ पे आपने गैस को हीट दे दी। जब आप हीट दोगे तो गैस एक्सपेंड होगी तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, यानी सिस्टम वर्क कर रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। इसको ऐसे याद रखो कि हीट देने के बाद अगर गैस एक्सपेंड होती है तो इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा और उसे पॉजिटिव लेना है। और अगर है वर्क डन ऑन द सिस्टम तो वो आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसे, इसी गैस को कंप्रेस कर दो। जब आप इस गैस को कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस करने के लिए आपको सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा। तो सिस्टम पर वर्क करोगे तो उसे क्या लेना है, नेगेटिव। और अगर सिस्टम वर्क करता है तो उसे क्या लेना है, पॉजिटिव। इसे आप यूं भी याद रख सकते हैं, जैसे मान लो अगर हम फिजिक्स के तरीके से सोचे, हमने कोई भी मशीन बनाई, ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे कि वो मशीन वर्क करे।
ठीक है, मशीन वर्क करे और हमें रिजल्ट मिले, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होना चाहिए। तो हम बाय द सिस्टम क्या लेंगे, पॉजिटिव, ना कि हम ये चाहेंगे कि हम मशीन पर वर्क करें, तो वैसा नहीं है। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। तो वर्क के लिए आप ये सिंबल यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की, यानी डेल्टा यू की। इंटरनल एनर्जी हमने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अगर हम आइडियल गैस की बात करें, देन ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके कारण इंटरनल एनर्जी होती है डेल्टा यू। इंटरनल एनर्जी का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम यूज करते हैं डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा, जहाँ पे सी वी की वैल्यू होती है F/2R, तो इसका फॉर्मूला है एन F/2R डेल्टा टी। ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एन F/2R डेल्टा टी। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, और एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, Q इक्वल्स टू, हमने अभी पढ़ा था W प्लस में डेल्टा Q, W वर्क डन। इसका साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, Q के लिए हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर सिस्टम को हीट आप दे रहे हो तो इट मींस हीट गेन हो रही है, तो हीट पॉजिटिव होगी। और हीट गिवन बाय द सिस्टम, तो हीट नेगेटिव लेनी है। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेना है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव लेना है। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो एन सी वी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हर जो इक्विलिब्रियम आप लोगे उसके लिए चलेगा, चाहे आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। डेल्टा यू का फॉर्मूला यही रहेगा, एन सी वी डेल्टा टी। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब हम करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो, ताप नियत रहता हो, ठीक है, ताप नियत रहे, तो ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं, समतापी प्रक्रम। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा यू। अगर समतापी प्रक्रम है तो आइडियल गैस के केस में जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। और अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो गया तो एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। डेल्टा यू को आप क्या लिखोगे, UF माइनस UI, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी, जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा तो फाइनल एनर्जी भी वही होगी और इनिशियल भी वही होगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, 0। तो डेल्टा यू यहाँ पे हो जाएगा 0। तो Q इक्वल्स टू क्या आ गया, W के इक्वल, यानी जितनी आप सिस्टम को हीट दोगे वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इन रियल ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आइडियली ही हम कह सकते हैं। तो Q इक्वल्स टू क्या आ गया, W के इक्वल आ गया। और समतापी प्रक्रम में क्या होगा, PV इक्वल्स टू nRT। देखिए अगर आइडियल गैस इक्वेशन से टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी PV के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसका इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं, इंडिकेटर डायग्राम आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक है, ठीक है, तो हम साथ साथ ही प्रोसेस के साथ साथ ही बना लेंगे। तो प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ खींचोगे तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंडिकेटर डायग्राम है, ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम। तो प्रेशर वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट करोगे तो PV के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे अगर हम बात करें वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो या फिर हम ये कहेंगे वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एक ही बात है, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहे हो वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, इंडिकेटर डायग्राम हो जाएगा, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है। और एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं आकर तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, इन रियल थोड़ा सा कर्व बनाते हैं इसको, ये हो जाएगा,
ठीक है। अब आप इसकी स्लोप खींचोगे तो वो इस फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है कुछ ना कुछ वैल्यू, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंडिकेटर डायग्राम। अब हम निकालते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस की वर्क डन कितना होगा। ये तो वही बॉयल्स लॉ से आ गया, और इससे एक ये रिजल्ट भी मिल जाएगा कि PV की कांस्टेंट है, यानी P1 V1 किसके इक्वल आ गया, P2 V2 के आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो एक तो ये ध्यान रखना मेन पॉइंट की जो हीट है, जो आप सिस्टम को हीट दोगे, पूरी की पूरी हीट किस में यूज हो जाएगी, वर्क डन में। एंड सेकंड थिंग, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। अब वर्क डन निकालते हैं, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हमने PdV लगाना है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तब हम वर्क डन क्या लगाएंगे, प्रेशर वेरिएबल है, इंटीग्रेशन ऑफ PdV, ये हम निकाल रहे हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन PdV, लिमिट्स आ जाएगी Vi, मान लो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, मान लो V1 से V2। मान लो कि प्रेशर, तो जब आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्रेशर मान लो P1 से P2 हुआ। अब आइसोथर्मल जो प्रोसेस होते हैं ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। कैसे कि मान लो गैस है कंटेनर में, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ आपने हीट दी, जब आप इसे हीट दोगे आप, तो आपको ये हीट है वो बहुत ही धीरे धीरे देनी होगी, तो यहाँ कुछ ना कुछ इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो क्या होगा कि आपने थोड़ी सी हीट दी, पिस्टन को ऊपर उठाया, उठाने में इससे थोड़ा सा वर्क डन किया, ठीक है, तो सारी की सारी हीट किस में यूज होगी, वर्क डन में। फिर थोड़ी सी हीट दोगे, फिर वर्क डन में यूज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर चेंज होने लगेगा, लेकिन उससे पहले इसको बाहर से हीट मिल जाएगी, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत ही स्लो करना होता है, क्योंकि टेम्परेचर को हमें कॉन्स्टेंट रखना है। अगर आप इसे एकदम से हीट दे देते, क्या होता कि वो वर्क तो कर ही नहीं पाता और टेम्परेचर उसका चेंज हो जाता, मॉलिक्यूल्स का इंटरनल टेम्परेचर चेंज हो जाता ना, टेम्परेचर एकदम से गिर जाता और वर्क डन होता ही नहीं। तब हम ये कहेंगे कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता है। तो आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे होते हैं, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इट्स वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, धीरे धीरे करवाया जाता है। मान लो कि गैस को आपने हीट दी, प्रेशर उसका P1 से P2 हुआ, जब वो एक्सपेंड होएगी, एक्सपेंड होने के बाद क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम V1 से V2 हुआ, वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो V1 से V2 हुआ, प्रेशर P1 से P2 हुआ, ठीक है। तो वर्क डन हमने लिखा PdV। अब P इक्वल्स टू V इक्वल्स टू होता है NRT, आइडियल गैस की इक्वेशन में N अगर 1 ले ले 1 मोल के लिए तो PV होता है RT, तो यहाँ से P को V की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो RT ओवर में V हो गया, NR तो कांस्टेंट ही है, तो ये हो जाएगा NR, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, NRT को बाहर ले लेती हूँ, 1/V अंदर रहने तो वॉल्यूम चेंज हुआ V1 से V2, तो 1/V यानी dV/V का क्या होगा, इंटीग्रेशन log V, तो यहाँ जाएगा NRT log V, और लिमिट्स क्या आ जाएगी V1 से V2, तो ये हो जाएगा NRT log V2/V1, यही फॉर्मूला होता है इसके वर्क डन का। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस कितना होगा, वर्क डन इक्वल टू NRT log V2/V1, तो निकालना बिल्कुल सिंपल ही है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस की मेन कंडीशंस देखो क्या थी। सबसे पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। टेम्परेचर इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट, डेल्टा टी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, 0, और डेल्टा यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCV डेल्टा टी, तो आपको पता है डेल्टा टी टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी 0, तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, 0, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पूरी की पूरी हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी,
वर्क में, और वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था nRT log V2 by V1। अगर बेस वही 10 में कन्वर्ट करना है तो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है 2.303 nRT log, यहाँ जाएगा E V2 by 10 हो जाएगा बेस V2 by V1। ठीक है, इसी वे से भी इसको लिख सकते हैं, अथवा ऐसे लिख दोगे तो भी ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये था आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा हो। इट मीन्स डेल्टा क्यू इज 0, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, तो वो कहेगा एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर हम देखें Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U, तो हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, 0 ले लो, तो W इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस का डेल्टा U, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम क्या आ जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर माइनस साइन आ रहा है इट मीन्स इंटरनल एनर्जी क्या है? डिक्रीज हो रही है। माइनस साइन यहाँ डिनोट करेगा कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो वर्क डन इक्वल्स टू आ गया माइनस में डेल्टा यू एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, W इसके इक्वल आ गया, फॉर्मूला निकालेंगे अभी हम वर्क डन का क्या होता है उसे हम फाइंड करेंगे। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, और दूसरा ये ध्यान रखो कि ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही फास्ट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस है वो स्लो होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। कैसे? मान लो टायर है, जैसे टायर का बर्स्ट होना, टायर अगर बर्स्ट होएगा, टायर एकदम से फटा, जब टायर फटेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? गैस एक्सपेंड होगी। गैस एक्सपेंड होने के कारण यहाँ पे वर्क डन क्या आ जाएगा? जब टायर फटा, गैस एक्सपेंड हुई, तो इट मींस वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। वर्क डन बाय द सिस्टम हम क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। मान लो वर्क डन को हमने y मान लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस का डेल्टा यू आई, या फिर डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का y। तो यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो इट मींस टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। इसलिए जब टायर बस्ट होता है तो उसके साइड में क्या कूलिंग हो जाती है, ठंडक हो जाती है। ठीक है, वही किस कारण से होती है? वो एडियाबैटिक प्रोसेस के कारण। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा? मान लो कि ये कंटेनर लिया, यहाँ पे गैस फिल की हुई है, अगर आप इसको हीट दोगे, अगर आप हीट एकदम से दोगे तो इसको वर्क डन करने का मौका ही नहीं मिलेगा, और पूरी की पूरी हीट किस में यूज हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाएगी। तो इसलिए हम इसमें लिखते हैं वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब इसमें वर्क डन का फॉर्मूला निकालते हैं, क्या होगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला निकालोगे तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, अभी हमने निकाला था आइसोथर्मल प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला तो वही चलेगा, P इंटू dV। अब यहाँ P इंटू dV में आप इसको इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो? तो वही पहले इक्वेशन यूज करो, PV इक्वल्स टू nRT। तो PV इक्वल्स टू nRT में यहाँ पे हमें P को हटाना है, यहाँ P नहीं हटाना, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है, तो PV इक्वल्स टू nRT। और दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस की एक कंडीशन और है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में PV की पावर गामा इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। इक्वेशन याद रखो, डेरिवेशन हमें नहीं करना है, कि PV रेज टू गामा इक्वल्स टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, PV इक्वल्स टू nRT का यूज करते हुए। यहाँ P को अगर हटाओगे तो nRT अपॉन में V हो जाएगा, यहाँ पुट कर दो nRT ओवर में V, और ये हो गया V की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये हो जाएगा T V की पावर गामा -1, ये कांस्टेंट में ही चला जाएगा, इक्वल्स टू नया कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई T V की पावर गामा -1। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम में, और टेम्परेचर और वॉल्यूम में यूज करनी है तो टी वी रेज टू गामा -1। और अगर मुझे टेम्परेचर और प्रेशर में यूज करनी है तो V को हटाकर यहाँ पे क्या रख दो, सॉरी टेम्परेचर चाहिए ना,
तो V को पढ़ा, टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, तो V की जगह पे टेम्परेचर पुट करना है, तो nRT अपॉन में P पुट कर दो, तो V को जगह पुट कर दो nRT ओवर में P रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यहाँ nR तो कांस्टेंट में चला जाएगा, तो P रेज टू यहाँ पे 1 है और नीचे गामा है, तो T रेज टू गामा और P रेज टू 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका बहुत कम यूज करना पड़ता है और ये दोनों इक्वेशंस ज्यादा यूज होती हैं, P V रेज टू गामा कांस्टेंट और T V रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन आ गई। तो अब इससे वर्क डन निकालो, कितना होगा, P dV है, तो यहाँ पे P रेज टू V गामा कांस्टेंट है, तो V रेज टू गामा की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट को K मान लो, तो V रेज टू गामा की वैल्यू क्या आ गई, K अपॉन में P, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। और या फिर P को V की फॉर्म में लिखना है तो P इक्वल्स टू यहाँ पे लिखो K अपॉन में V रेज टू गामा, तो P की जगह लिख दो K अपॉन में V रेज टू गामा dV। गामा क्या होता है, एडियाबैटिक रेशो होता है, Cp अपॉन में Cv, रुद्रोष्म अनुपात। एडियाबैटिक प्रोसेस को आप हिंदी में बोलते हो रुद्रोष्म प्रक्रम, ठीक है। तो K अपॉन में V रेज टू गामा, K बाहर ले लो, ये हो गया V रेज टू माइनस गामा dV, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, V रेज टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन में माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। वही V1 से V2 लग जाएगी लिमिटेशंस, पहले इसी को ही कन्वर्ट कर लो, K V रेज टू माइनस गामा प्लस 1 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, K को अंदर ले जाओ, अगर ये 1 अपॉन में 1 माइनस गामा बाहर रख दो और K को अंदर ले जाओ, लिमिट्स बाद में लगा लेना, K को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, K अपॉन में V रेज टू गामा हो गया और V एज इट इज पड़ा है, ठीक है। ये V रेज टू माइनस गामा वाला नीचे ले गए और जो इंटू में V था वो मैंने ऊपर ही रख दिया, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और लिमिटेशंस आ जाएंगी V1 से V2, अब K अपॉन में V रेज टू गामा को, अब इस पे लिमिटेशंस लगा लो, तो K अपॉन में 1 माइनस गामा, ये हो जाएगा V2 1 माइनस गामा और माइनस में V1 1 माइनस गामा। अब K को अंदर ले जाओ तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा, इसको क्या लिख सकते हो, K अपॉन में V2, K अपॉन में V2 की पावर गामा इंटू V2, माइनस गामा नीचे जाकर प्लस गामा हो गई और माइनस में हो जाएगा K V1 अपॉन में V1 की गामा। अब K अपॉन में V2 गामा को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा इक्वल्स टू K। तो अगर P1 V1 गामा K अपॉन में V2 गामा P2 के इक्वल आ गया, तो इसको यहाँ लिखोगे P2 V2 और K अपॉन में V1 की गामा P1 के इक्वल आ गया, तो इसको लिखोगे P1 V1। अब आपको पता है कि P2 V2 क्या होगा, P2 V2 यहाँ पे NR T2 और P1 V1 को NR T1, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, NR बाहर ही ले लो, NR बाहर ले लो, तो ये हो गया T2 माइनस T1। तो ये आ गया वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना आया, NR अपॉन में 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ये हो गया वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। और अगर इसका इंडिकेटर डायग्राम बनाए तो वो कैसे बनेगा, जैसे हमने अभी आइसोथर्मल प्रोसेस में बनाया था, तो इंडिकेटर डायग्राम जब आप इसका बनाओगे तो प्रेशर, तो यहाँ हीट का ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहा है, तो पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो होते हैं, ये फास्ट होते हैं, तो ये जो स्लोप है ये यूं आ जाएगा, यानी कि स्लोप जो है एकदम से गिरेगी, फास्ट होता है ना ये, तो ये जो वैल्यूज है, ये स्लोप है वो एकदम से गिर जाएगी। और अगर आइसोथर्मल की बात करूं तो ये धीरे धीरे गिरेगी, ठीक है। जब स्लोप यानी स्लोप स्टीप हो, तेज हो, तब तो उसे कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, और अगर स्टीप नहीं हो तो वो क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये हो गया इसका इंडिकेटर डायग्राम। अब इसकी स्लोप अगर लिखें तो P V रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, स्लोप का फॉर्मूला निकालने dP अपॉन dV क्या होगा, तो इसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करो, P को कांस्टेंट रखा
तो v की पावर गामा का करोगे तो गामा v रेज टू गामा माइनस 1 dv प्लस v की गामा को कांस्टेंट रखा dp इक्वल्स टू क्या आ गया 0। सिंपल डिफरेंशिएशन कर ले तो गामा वी रेज टू गामा माइनस 1 dv प्लस वी रेज टू गामा dp अपॉन dv चाहिए हमें। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो dp वी रेज टू गामा इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस में गामा p वी रेज टू गामा माइनस 1 dv। तो dp अपॉन dv की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का गामा, ये हो जाएगा वी रेज टू गामा से वी रेज टू गामा काट दे तो वी रेज टू माइनस 1 बच गया, तो गामा p अपॉन v माइनस में। यह यहाँ की इसकी स्लोप यानी रुद्रोष्म वक्र की ढाल जिसे हम बोलेंगे। अगर यही स्लोप हम आइसोथर्मल में निकालें तो आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है pv इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा p dv प्लस v dp इक्वल्स टू कांस्टेंट। दोनों को कंपेयर करना था इसलिए यही निकाल रही हूँ इसकी भी। और तो v dp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का p dv, तो dp अपॉन dv इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस का p अपॉन v। ये इसलिए निकाली मैंने ताकि इस ग्राफ का और क्लैरिफिकेशन हो जाए आपको कि इंडिकेटर डायग्राम कैसे बनना है। यहाँ पे तो आया माइनस का p अपॉन v जब आइसोथर्मल की बात करें, और ये इसका गामा गुना आ रहा है यानी गामा टाइम्स बढ़ रही है ना, तो इसकी इसलिए इसकी जो स्लोप है वो इससे ज्यादा स्टीप होगी। जो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो इसकी स्लोप आ रही है वो इसलिए जो ग्राफ बनेगा इंडिकेटर डायग्राम बनेगा वो स्टीप बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस। अब बाकी दो छोटे छोटे प्रोसेस हैं, आइसोबारिक हो गया और आइसोकोरिक हो गया। आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा होगा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबारिक में तो इक्वेशन क्या वर्क डन क्या आ जाएगा सिंपल p इंटू डी। प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन का यही फॉर्मूला यूज होगा। मान लो कि वॉल्यूम है वो v1 से v2 चेंज हो रहा है तो p फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो p v2 माइनस v1 आ जाएगा। तो ये आप फॉर्मूला यूज करोगे आइसोबारिक में। और अगर हम आइसोकोरिक की बात करें इसका इंडिकेटर डायग्राम भी बना लेते हैं। इंडिकेटर डायग्राम क्या बनेगा, प्रेशर है वॉल्यूम है प्रेशर कांस्टेंट है तो सिंपल ये लाइन आ जाएगी इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, और अगर आइसोकोरिक की बात करें, आइसोकोरिक को क्या बोला जाता है सम आयतनिक प्रक्रम। आइसोकोरिक को बोलते हैं सम आयतनिक प्रक्रम। और आइसोबारिक को क्या बोलते हैं, आइसोबारिक होता है समदाबी प्रक्रम। समदाबी तो जिसमें दाब नियत रहे तो वो होता है आइसोबारिक, जिसमें आयतन नियत रहे वो होता है आइसोकोरिक। अब आयतन अगर नियत हो जाएगा तो वर्कडन p dv dv जीरो, वर्कडन क्या हो जाएगा जीरो। अगर वही फर्स्ट से निकाले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से q इक्वल्स टू क्या होता है w प्लस डेल्टा u, तो यहाँ वर्क जीरो हो गया। तो टोटल जितनी भी आप हीट दोगे वो किस में यूज हो जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। तो ये होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये आज हमने पढ़े थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो आज इसी के साथ ही अपना लेक्चर हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। ओके।